कितनी चीज आई? तुलसी, गीता, सुरेश। तुलसी, गीता, सुरेश, आई बेटा इतनी चीज समझ? यस सर। और एक कोई था नया? ठीक है, तो अगली अगली चीज अब है ना, इतनी चीज आ गई यहाँ पे। मेमोरी सेल समझ आ गई क्या होती है, क्या करती है? वो क्या कर रही है, एंटीजन को पहचान के मेमोरी स्टोर कर ले रही है और इम्यून सिस्टम को बताते रहती है कि क्या चीज आई है। और एक बार कोई चीज गई इम्यून सिस्टम में तो वो हमेशा के लिए फिट हो जाना है, और उसके लिए फिर हमेशा हमारा इम्यून सिस्टम जब भी वो फ्यूचर में कभी अगर हमारी बॉडी में अगर आ रही है कोई चीज वैसी वाली, फिर से आया वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो अभी आया था, तो वो क्या होना है, उसके लिए एंटीबॉडियां बनाना चालू कर देंगे और फिर से एंटीबॉडियां बन जाएंगी, है ना, जैसे कि वैसे ही जो हमको बनानी चाहिए थी। अब पहले वाली जब अब क्या होती है यहाँ पे, दो तरह के इम्यून सिस्टम क्या होता है, दो तरह का रिस्पांस भी देता है। प्राइमरी रिस्पांस रहता है और एक सेकेंडरी रहता है ना। तो प्राइमरी जो रिस्पांस रहता है वो बहुत धीरे होता है। क्यों धीरे हो रहा था? क्योंकि यहाँ पर क्या चीज हुआ कि कोई भी चीज ये आई आई आने के बाद क्या कर रहा है, उसको हमारा इम्यून सिस्टम पहले आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या है, फिर वहां पे वो टी लिम्फोसाइट बना रहा था, फिर उसके लिए बी लिम्फोसाइट बन रही थी, फिर ये जाके उसको लड़ रही थी। तो अब क्या है, इसमें बहुत लंबा टाइम लग गया। लेकिन जब ये सेकंड टाइम में आया तो सेकंड टाइम ने इसने क्या कर दिया, यहाँ पे जो किलर टी सेल है ना, जो किलर टी सेल थी डायरेक्ट वो बना दी, है ना। उसको कोई यहाँ पे है ये सप्रेसर नहीं बनाना है, उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल नहीं बना रहा है, ना कोई मेमोरी सेल बना रहा है ना। सीधे क्या हुआ, पहचाना कि ये चीज आई और उसके लिए किलर टी सेल बना दी और बी लिम्फोसाइट बना दी। तो वो क्या करना है, डायरेक्ट ही जाके उसको क्या कर देना है, नष्ट कर देना है ना, डायरेक्ट ही जाके नष्ट कर देगा। तो सेकेंडरी जो रिस्पांस रहता है वो ज्यादा ज्यादा तेज आता है हमारी बॉडी में। जैसे हम कभी मेडिसिन भी अगर लेते हैं, कोई वैक्सीन वगैरह भी लेते हैं, तो पहली बार कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे अंदर में आया होगा तो हम ज्यादा टाइम बीमार रहे, लेकिन जब हम दूसरी बार ऐसी कोई चीज होती है तो हम उतने ज्यादा टाइम तक हम बीमार नहीं रहते हैं, है ना, बहुत कम टाइम तक रहते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम में कुछ ऑर्गन और टिश्यूज भी काम करते हैं। तो ऑर्गन और टिश्यूज में जो इम्यूनिटी है, जो प्राइमरी जो है, वो जो प्राइमरी सेल बन रही है सब कहाँ बनती है, लिम्फॉइड सिस्टम में बनती है ना। लिम्फॉइड सिस्टम में हमारी बॉडी में क्या रहता है, एक और सिस्टम रहता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये क्या करता है, लिम्फ बनाता है। लिम्फ में ही क्या रहती है, डब्ल्यूबीसी वगैरह प्रेजेंट रहती है। डब्ल्यूबीसी में ही क्या रहती है, टी सेल और बी सेल प्रेजेंट रहती है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे लिम्फोइड सिस्टम इंक्लूड रहता है। एम्ब्रियोनिक जब लाइफ चलते रहती है ना, जब मतलब जब हमारा भ्रूणीय विकास चलते रहता है, तो उस समय में क्या रहता है, योग से एक रहता है ना। अब जो बोन मैरो बनती है वहां से यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनने लगती है ना। दूसरी चीज ये रहती है कि जो प्लेसेंटा रहता है, प्लेसेंटा उस टाइम में यहाँ पे प्रोटेक्टिव ऑर्गन या इम्यून सिस्टम की तरह से कार्य करने लगता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो बेबी है उसको, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या आ रही है, जैसे टी सेल बी सेल बोलती, सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन, थाइमस ग्लैंड सबसे मेन कौन है इसमें, थाइमस ग्लैंड। और थाइमस ग्लैंड क्या करती है, दरअसल जो हमारी बॉडी में जो बोन मैरो के अंदर में जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बनी थी, उस टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट को तो बन गई, लेकिन उसको अभी परिपक्व करना बचा हुआ है ना। तो परिपक्व करना बचा है तो वो कहां पर होती है, बोन मैरो के अंदर में निर्माण होता है लिम्फोसाइट का, ठीक है। जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में। लेकिन उसका जो प्रॉपरली डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है, थाइमस ग्लैंड में होती है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड में। अब क्या चीज हुई और थाइमस ग्लैंड में कैसे हो रहा है कि थाइमस ग्लैंड में तो ये होता है कि
टी लिम्फोसाइट, जैसे यहाँ पे लिम्फॉइड सेल बनी है ना, जो लिम्फॉइड सेल बनी थी उसमें क्या होगी, टी लिम्फोसाइट में बढ़ गई, वो मेमोरी सेल में बढ़ गई, किलर सेल में बढ़ गई, है ना, सप्रेसर में उसको डिफरेंशिएट करेगी, मतलब हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल बना देंगी। लेकिन हमारी बॉडी ने क्या करी है, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनाई है। वो लिम्फोसाइट्स क्या होना है, अलग अलग सेल में यहाँ पे थाइमस ग्लैंड के अंदर में आके डिफरेंशिएशन हो जाता है उनका, है ना। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूरी नहीं है ये आए, पर याद रखना। तो क्या चीज हो रही, जो थाइमस ग्लैंड है वही एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारी एज बढ़ने के साथ साथ कैसी होती रहती है, उसका साइज क्या होता है, डिक्रीज होते रहता है, कम होते रहती है, छोटी होते रहती है ना। अब क्या चीज हो रही, जैसे हम यहाँ पे अगर एक सिनेरियो अगर मैं तुमको दूं, तो एक कंडीशन मानो कि एक छोटा बच्चा और एक बड़ा व्यक्ति है ना। और हमने अभी क्या थ्योरी बोली कि थाइमस ग्रंथि क्या हो रही है, लगातार छोटी होते जाती है। तो जो छोटा बच्चा है उसका अगर हमने थाइमस ग्रंथि निकाल दी तो उसकी बॉडी के ऊपर में इफेक्ट क्या पड़ेगा। और जो एक बूढ़ा व्यक्ति है या वयस्क व्यक्ति भी है ना, एज मतलब यंग पर्सन भी है, अगर उसकी अगर हमने थाइमस ग्लैंड निकाल दी तो उसकी बॉडी के ऊपर में क्या इफेक्ट करेंगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और सिनारियो में क्या चीज है कि जो थाइमस ग्लैंड है वो कंटिन्यू अपना एज के साथ में क्या करती है, अपना साइज डिक्रीज करती है। ठीक है, एक और कंडीशन कि अभी हमने थाइमस ग्लैंड के लिए जो फंक्शन है वो हमने ये बताया कि थाइमस ग्लैंड जो लिम्फोइड सेल बन रही है उनको डिफरेंशिएट करती है, मतलब बी लिम्फोसाइट में बदलती है, टी लिम्फोसाइट में बदलती है, मेमोरी सेल में बदलती है ना, किलर सेल में बदलती है, सप्रेसर सेल में बदलती है। तो इन सारी सेलों में वो कौन बदल रही थी, थाइमस ग्लैंड। अब हमने बोल दिया कि थाइमस ग्लैंड भाई निकाल दी जाए इन दोनों में से, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। क्या इफेक्ट पड़ेगा इन दोनों पर्सन की बॉडी पे। बोलो बेटा, ऐसे चुप मत रहा करो। सर रिपीट कीजिए ना। बेटा कंडीशन ये बोल रही है कि थाइमस ग्लैंड क्या करती है, जो लिम्फोसाइट है उनका डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट करती है ना। मतलब टी लिम्फोसाइट बनाती है, बी लिम्फोसाइट बनाती है, टी लिम्फोसाइट में किलर सेल बनाती है, मेमोरी सेल बनाती है, सप्रेसर बनाती है, ये सेल वो बनाते हुए चलता है ना। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि एज के साथ उसका आकार क्या होने लगता है, छोटा होने लगता है। और जो लिम्फोसाइट्स है ना, या जो एंटीबॉडी है वो कहाँ पर बनती है, बोन मैरो में बनती है। ठीक है, बोन मैरो में, और वो थाइमस ग्लैंड के पास आके डेवलप होती है। ठीक है, अब कंडीशन ये बोल रही है कि भाई एक बच्चा है और एक एडल्ट पर्सन है, उसकी बॉडी से थाइमस ग्लैंड निकाल दी जाए तो उसकी बॉडी के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। लिम्फोसाइट का निर्माण नहीं होगा सर। लिम्फोसाइट का निर्माण बेटा बोन मैरो में हो रहा था। बोलो गीता। बोलो बेटा, गीता तुलसी सुरेश, और क्या होगा भाई। वो पर्सन अगर हम सर वो थाइमस, लिम्फोसाइट का जो कार्य है हाँ वो काम नहीं करेंगी तो क्या होंगी, बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा, बॉडी के अंदर में डिसीज होने लगेंगी, है ना। क्योंकि थाइमस यस सर। ग्लैंड, और अब देखो, अब पर वो ये भी बोल रहा है कि जब बड़ा व्यक्ति है, छोटे व्यक्ति में तो हो गया भाई कि इन्फेक्शन हो जाएगा, पर बड़े व्यक्ति में नहीं होता है। बड़े व्यक्ति में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बोन मैरो की साइज क्या हो गया, बॉडी की जो बोन्स है ना, जो बोन मैरो है उनका साइज इंक्रीज हो गया। तो ज्यादा अमाउंट में लिम्फोसाइट्स बनने लगेंगी। अब ज्यादा अमाउंट में लिम्फोसाइट बन रही है तो लिम्फोसाइट भी क्या होती है, जाके उस एंटीजन या जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है उसको किल करने का कार्य करती। लेकिन छोटे बेबी में हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे थाइमस ग्लैंड बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले ही कम लिम्फोसाइट बन रही है ना, कम लिम्फोसाइट बन रही है। तो और उनका डिफरेंशिएशन होना इसलिए जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि उनका क्या कार्य है
है ना। इधर वाली को ये है कि ये पता है कि कार्य ये है कि भाई कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म आ रहा है उसको नष्ट करना है, लेकिन वहां पे पहली संख्या में कम है तो हमको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि क्या उसका फंक्शन है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 100 लोग हैं और 100 लोगों को बोल दिया कि भैया लड़ना है तुमको, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे लड़ना है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरे 1000 लोग हैं और उनको भी नहीं बताया कि कैसे लड़ना है, और जबकि उनके सामने कितने 50 लोग ही आ रहे हैं, तो वो 1050 को ऐसे ही मार देंगे, उनको बताने की जरूरत ही नहीं है कि भाई तुम ऐसा मारो वैसा मारो ऐसे लड़ो, है ना। वो आराम से मार सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा, वो संख्या में बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो 100 है, इनको अगर हमने नहीं बताया तो वो 50 इनको मार देंगे, तो इन्फेक्शन होना है बॉडी में, यही चीज चलते रहती है कि भाई अब ऐसी चीज अगर अपन ने वो 100 है उनको अगर हमने बता दिया कि भाई पर्टिकुलर कोई बंदा है उसको सर पे ही मारना है, सारे को सर पे मारना है तो ही मरेंगे। अब उनके सामने अगर 1000 भी आ रहे हैं, 10,000 भी आ रहे हैं, तो उनको आसानी से मार पाएंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको कैसे मारना है ना। यस सर। लेकिन 100 में उनको, वो 1000 को नहीं पता था कि वो हजारों को या उन 100 को भी कैसे मारना था, है ना। तो वो 1000 भी खत्म हो सकते हैं। तो ये चीज आ जाती है कि जो छोटा बच्चा है उसमें डिफरेंशिएशन इसीलिए जरूरी होता है कि हमको पर्टिकुलर, क्योंकि कम अमाउंट में लिम्फोसाइट्स बनी है। हाँ, जब ज्यादा अमाउंट में बनी है तो ठीक है ना भाई, जाओ और लड़ो और खत्म, मर जाओ तो मर जाओ, दूसरे तो और तैयार है, लेकिन वहां दूसरे तैयार नहीं है ना, इसीलिए थाइमस ग्लैंड जरूरी है बॉडी में। आया समझ में इतना? यस सर। ठीक है। अगली चीज यहाँ पर आती है लिम्फ नोड। हम जब लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होती है, छोटी छोटी गांठ जैसी संरचनाएं रहती है ना। वो गांठों के अंदर में भी क्या होता है, यही लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होता है और उनका डेवलपमेंट होते रहता है ना। स्प्लिंट, स्प्लिंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, लिम्फॉइड ऑर्गन रहता है, और ये कैसे क्या चीज करते रहता है, बॉडी के अंदर में जो लिम्फ है उसको प्रोड्यूस करते रहता है। साथ में ये क्या करता है, यहाँ पे रेड जो ब्लड सेल्स हैं उनको नष्ट करते रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आती है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो म्यूकोसल, हमने बोला कि हमारी बॉडी के अंदर में क्या होती है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है हर जगह पे, है ना। सलाइवरी ग्लैंड में है, हमारा जो ट्रैक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हर कहीं पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। ये भी क्या करती है, डायरेक्ट हमारी बॉडी में किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोक देती है, ठीक है। फिर आता है नेचुरल किलर सेल। तो नेचुरल किलर सेल में कौन आती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आती है, और ये क्या करती है, हमारी बॉडी में जो भी मटेरियल आ रहा था, अभी बताया सारी चीजें कि कोई भी चीज आ रही है उसको किल कर रही है। अब एंटीजन, तो एंटीजन क्या होते हैं, वो सब्सटेंस रहते हैं जो हमारी बॉडी या मतलब जो किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और हमारे जो रिसेप्टर्स रहते हैं, है ना, जो सप्रेसर सेल रहती है, जो मेमोरी सेल रहती है, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं है। अगर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, वो दूसरे बॉडी के रिस्पॉन्स देने लगेंगे, ठीक है। फिर ऑटो एंटीजन, तो ऑटो एंटीजन क्या होते हैं, जैसे खुद की ही बॉडी कभी कभी कुछ एंटीजन बनाने लग जाते हैं, लेकिन उसके कारण हमको किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं होती। आइसो एंटीजन, आइसो एंटीजन क्या होते हैं, जो किसी बाहरी स्पीसीज के रहते हैं और हमारी बॉडी में आके हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आइसो एंटीजन कहलाते हैं। आइसो मतलब याद रख लेना, बाहर से आया हुआ, ठीक है। फिर स्पीसीज स्पेसिफाइक एंटीजन, जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, कोई बैक्टीरिया है तो पर्टिकुलर हमेशा उसी प्रकार का, एक ही प्रकार का कोई एंटीजन बनाते रहेंगे। वायरस है तो वायरस अपने ही जैसा बनाएगा, कोई दूसरे वायरस के जैसा एंटीजन नहीं बनाएगा, है ना। ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजन, कुछ एंटीजन ऐसे रहते हैं जिससे हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे हमने बोला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर गया, लेकिन उसको कैसे पता कि भाई कौन से सिस्टम पे जाके इफेक्ट करना है, तो ऑर्गनों के हिसाब से भी या टिश्यूज के हिसाब से भी क्या रहता है, एंटीजन रहते हैं। वो पर्टिकुलर, जैसे हमने सेल के लिए बोला था, उस पर रिसेप्टर है, और इधर माइक्रोऑर्गेनिज्म की भी बॉडी के ऊपर में क्या रहता है, रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो भाई सेम, जब ताला चाबी वाली चीज यहाँ पे याद कर लो, सही वाला लॉक है हमारे पास, एक लॉक है, उसकी जो सही चाबी है वो उसी से खुलेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे बॉडी में क्या हो रहा है, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म उन्हीं रिसेप्टरों के साथ में कनेक्ट होते हैं जहां से उनको न्यूट्रिएंट मटेरियल मिल सकता है, ठीक है।
हेटेरोजेनिक में कोई भी सिस्टम पे जाके वो इफेक्ट करने लगेंगे, ठीक है, कोई भी सिस्टम पे जाके वो इफेक्ट करने लगेंगे और वहां पे किसी भी चीज को डैमेज करने लगेंगे, ठीक है। फिर बारी आती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या रहती है? तो एंटीबॉडी क्या रहती है? वाई शेप की रहती है और पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई रहती है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी रहती है। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है क्या? डायग्राम तो दिख ही नहीं रहा। डायग्राम बना के बताना पड़ेगा। तो क्या चीज हो रही है? एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखो कैसा रहता है। ये हो गया, वाई शेप की रहती है ना, और इसमें जो छोटी वाली जो चेन दिख रही है, ये जो ऊपर दिख रही, ये क्या है? यहाँ पे लाइट चेन है, ठीक है, लाइट चेन। और जो इधर बाहर साइड में रहती है वो क्या रहती है? हेवी चेन रहती है, ठीक है। ये जो लंबी है ये क्या है? यहाँ पे हेवी चेन है। तो एंटीबॉडी के अंदर में क्या रहती है? चार क्या मतलब दो क्या रहती है? लाइट चेन रहती है और दो हेवी चेन रहती है। और ये क्या होती है? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई रहती है ना, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। अब क्या हो रही है यहाँ पर भी? ये जो लाइट चेन है इसमें भी क्या होता है? यहाँ पे एक एंटीजन बाइंडिंग साइट रहती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट कौन सी हो गई? ये इस लाइट चेन में भी क्या हो रही है यहाँ पे? ये जो अभी मैंने ये रेड बना दिया ना, ये इतना पार्ट, ये क्या है? एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट है मतलब जब ये अपन यहाँ पे सैंपल के लिए बना रहे हैं, सिंपल सी बना रहे हैं समझने के लिए कि ये इस तरह की दिख रही है ना, लेकिन जो जो ये बाइंडिंग साइट रहती है ऐसे नहीं रहती है। क्या चीज हुई? कोई एंटीजन है वो ऐसा है, तो ये जो बाइंडिंग साइट रहेंगी वो क्या रहेंगी? उस एंटीबॉडी की ऐसे रिप्रेजेंट रहेंगी, ऐसे रहेंगी ताकि उसके साथ मैच कर सके, है ना। कोई एंटीजन यहाँ पे ऐसे स्क्वायर जैसा है, तो जो एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट रहेंगी वो कैसे रहेंगी? ऐसे स्क्वायर वाले कॉलम में रहेंगी ताकि ये इस एंटीजन के साथ में मिल जाए। यहाँ पर क्या होता है? डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? ये इस तरह से क्या होती है? दो लाइट चेनें रहती है। ये गड़बड़ हो रहा है। तो मैं दूसरी जगह से दिखा, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी? स्ट्रक्चर्स। वो माइक्रो वाली बुक दिख रही है क्या? यस। कोई फोल्डर नहीं दिख रहा है? नो सर। ठीक है, दिखा रहा है। ये नहीं है। एंटीबॉडी दिखाना था यार तुम लोगों को बेटा, क्या बनाने में उसको ना बहुत टाइम लग जाएगा। अभी क्रोम तो दिख रहा होगा ना, क्रोम?
अब ये एंटीबॉडी दिखी बेटा? दिख रही है ये? सुरेश, ये दिख रही है बेटा? यस सर। है ना? तो ये ऐसे वाई शेप में रहती है एंटीबॉडी, है ना? अब क्या चीज हो रही है यहाँ पे, देखो हमने क्या बोला, दो लाइट चेन रहती है, ये दो लाइट चेन है, ये दोनों, और ये क्या है, हेवी चेन, और ये क्या है, यहाँ पे डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है, यहाँ पे दो सल्फर के अणु रहते हैं और इनसे ये क्या रहते हैं, आपस में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर भी डाई सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट। अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे ये जो अब यहाँ पे लाइट चेन है, इस लाइट चेन में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये इतना जो भाग दिखाई दे रहा है, ये इतना भाग, ठीक है, ये तो फिक्सिंग भाग है, फिक्स रहता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वेरी कांस्टेंट रीजन है, कांस्टेंट रीजन बोलते हैं इसको, कि ये यहाँ पे स्थिर है, चेंज नहीं होता है ना? और यहाँ पर ये क्या है, वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन का मतलब ये हो रहा है कि ये क्या होता है, एंटीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता है। जैसे अब ये एंटीजन कैसे दिख रहा है, यहाँ पे कैप के जैसे दिख रहा है, तो इसकी ये साइड कैसी है, यहाँ पे ये है ना? ठीक है। अगर हम अगली किसी अगर एंटीबॉडी, दूसरी एंटीबॉडी की अगर हम बात करें, दूसरा किसी प्रकार का एंटीजन आ गया, जैसे यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार के एंटीजन, तो उसी प्रकार से क्या होना है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हो जाना है ना। यहाँ पे दूसरे डायग्राम से देखो, ये वाला देखो, ये एंटीजन अलग अलग टाइप का था, तो क्या चीज हुई है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल रीजन था, ये जो चेंज होने वाला रीजन था, यहाँ पे चेंज हो गया और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, है ना? तो अब ये क्या होगा, इस एंटीजन को आसानी से क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, उसको वो किल कर सकता है ना? तो ये चीज रहती है एंटीजन और एंटीबॉडियों में। जैसे यहाँ पे ये एक और डायग्राम देखो, ये देखो, यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ पे ये एंटीबॉडी आई, तो इस ये रिसेप्टर के साथ में अगर अटैच हो रही है, इसकी ये जो बाइंडिंग साइट थी अगर इसके जैसी बनी, तो ही क्या होना है, वो काम करनी है एंटीबॉडी, नहीं तो काम नहीं करनी। जैसे यहाँ पर ये वायरस भी देखो, अब क्या हो रही है, ये एंटीबॉडियां दिख रही है और यहाँ पे ये रिसेप्टर दिख रहे हैं, ये इनको जैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर इसने ब्लॉक कर दिया तो ये डिसीज यहाँ पे कंट्रोल हो जाएंगी, और अगर नहीं ब्लॉक कर रहा है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इस तरह से क्या होता है, अलग अलग प्रकार की अलग अलग एंटीबॉडियां रहती है। अब ये देखो, यहाँ पे टी सेल की बात कर रहे थे, ये हम सीडी कणों की बात कर रहे थे, है ना, लाइसिस की बात कर रहे थे। तो ये तो जब यहाँ ऐसी चीज हो रही है, कनेक्ट हो रहा है, तो ये सीडी कण यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये यहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम के पास जाते हैं, इम्यून सिस्टम के पास में जाके इफेक्ट करते हैं, उसको हम हेल्प करते हैं, बताते हैं कि किस तरह का एंटीजन है, और फिर उस तरह से वो क्या करते हैं, रिएक्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे ये अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी आप यहाँ पर देखो, ये आईजीजी, तो आईजीजी कैसी है, यहाँ पे सिंगल है। आईजीई ये भी कैसी है, सिंगल है। आईजीएम ये भी कैसी है, सिंगल टाइप, मतलब एक ही यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन आईजीएम में क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 यहाँ पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ये एक जॉइंट चेन रहती है जो इन सबको जोड़े रहती है, ठीक है। आईजीए में क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और यहाँ पर भी एक जॉइनिंग चेन रहती है ना? और ये चेन क्या करती है, दोनों मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे जोड़े हुए रहती है। फिर और ज्यादा यार देखना है तो ये यहाँ पे देखो, ये V4 दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल रीजन रहता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, है ना? ये कांस्टेंट रीजन रहता है ये। और ये वाली क्या है, हेवी चेन है। तो हेवी चेन तो यहाँ पे चेंज होती ही नहीं है, कभी चेंज नहीं होती है, लेकिन ये वाली चीजें चेंज होती है। अब ये वाली चीजें चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है, हम अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, अलग अलग वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब क्या चीज हो रही है कि हम IgA बोल रहे हैं, IgE बोल रहे हैं, है ना, IgD बोल रहे हैं। तो यहाँ पे IgG गामा, है ना, ये जो वेरिएबल रीजन है ना, वेरिएबल रीजन, यहाँ पे G क्या है, ये जो वेरिएबल रीजन है, जब यहाँ पे गामा सब्सटेंस आके जुड़ रहा है तो वो IgG कहलाती है। एप्सिलॉन, जब एप्सिलॉन आके जुड़ रहा है तो E कहला रही है। डेल्टा, जब डेल्टा आके जुड़ रहा है इस वेरिएबल में तो वो डेल्टा कहला रही है ना। म्यू, जब म्यू आके जुड़ रहा है तो म्यू। ए अल्फा, जब अल्फा रीजन आके जुड़ रहा है यहाँ पे तो वो IgA कहलाती है। तो ये होता है यहाँ पे IgG या IgA का फुल फॉर्म, कि IgG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, है ना, मतलब क्या है, वहां पे गामा है, गामा सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है। याद रहेगा बेटा इतनी चीजें, ये स्ट्रक्चर बनाने भी है तुमको, ठीक है। एक ही स्ट्रक्चर बनाओ, ये वाला बनाओ, ठीक है, या तो फिर ये भी बना सकते हैं।
जिसमें हमको मेन तो ये दिखाना है, एंटीजन बाइंडिंग साइट बताना है, हेवी चेन बताना है, उसमें वेरिएबल और लाइट चेन बताना है, और वेरिएबल रीजन बताना है उसमें, और कांस्टेंट रीजन बताना है। ठीक है, इतनी चीजें बताना है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में। यहाँ से कोई भी ये स्ट्रक्चर सर्च कर सकते हो और बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो, पर बनाना ही है ना सारे स्ट्रक्चर। यस सर। ठीक है, इतना यस सर। करके रखेंगे इतनी चीजें। कुछ भी डाउट आता है तो फिर पूछ लेना, है ना। यस सर। गीता और ये तुलसी और ये कौन जुड़ा हुआ है, MIA1 बीच में जुड़े थे, बीच में और गायब हो गया था। भाई डेली जुड़ना है ना। ठीक है, ग्रुप में रिस्पांस भी दे दो, क्लास कैसी थी क्या थी, है ना। ठीक है, और Yes, sir. इतनी चीजें तैयार करके रखो, डायग्राम तैयार कर लो, कल इसके आगे Yes, का sir. देखेंगे फिर। ठीक है, गुड डे Yes, बेटा, sir. बाय। माइक्रो ऑर्गेनिक माइक्रोबायोलॉजी 1 वीक रहेगा ये। क्या? हाँ बेटा, हाँ माइक्रो में जो ही भी है ये। माइक्रोबायोलॉजी रीडिंग कर रहे हैं वो 1 वीक तक करेंगे। हाँ बेटा, एक एक वीक चलते हैं ताकि हम अच्छे से एक पोर्शन को कवर कर सके। 2-2 दिन 3-3 दिन वाले में ना वो दिक्कत होती है, फिर अपना कोई टॉपिक कहीं से छूट जाता है ना, यस इसीलिए। समझ में नहीं आता है हाँ, सर। समझ में नहीं आता, वो ही फिर मैं भी क्या चीजें बताऊँ क्या चीजें नहीं बताऊँ, वो भी मेरे को भी समझ नहीं आता है, फिर कुछ चीजें छूट जाती है ना, इसलिए ये चीज करो। यस सर। ठीक है, बाय बेटा, गुड डे।